जय हिंद साथियों। फिर से हम मैथ का एक और प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी जीडी या हर वो एग्जाम जहां पर मैथ पूछा जाता है, बहुत ज्यादा उम्दा और लाभकारी क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं। ये सवाल जो मैं आपको करा रहा हूं ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। सवाल नंबर 1 आपके सामने है। देखना भाई सवाल में क्या कह रहा है। सवाल ये आ चुका है आपके सामने, बनाने का पूरा प्रयास करो। सवाल में कहा जा रहा है कि 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% तथा शेष दूध है। इसमें कितना और पानी डालें ताकि प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा 75% रह जाए। आप अच्छे से जानते हो कि जिसके साथ हम छेड़छाड़ करते हैं रूप उसका बदलता है, संख्याएं उसकी बदलती हैं। जिसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते उसका रूप भी नहीं बदलता। यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर जो 100 लीटर मिश्रण अपने पास है जिसमें दूध और पानी है, उसमें पानी की जो मात्रा हमें दी गई है वो 10% दी गई है। कितनी? 10%। अब वो कह रहा है इसमें पानी कितना डालें। देखो यहां पर डालने की जो बात हो रही है वो पानी की हो रही है, दूध के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। यानी कि दूध पहले जितना होगा बाद में भी दूध उतना ही रहेगा, लेकिन पानी बदल जाएगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, आराम से आप इस सवाल को बना लोगे कि पानी और दूध दो चीजें हमें दी गई हैं, पानी और दूध। पानी और दूध है, और पानी जो है 100 लीटर के मिश्रण में वो 10% है। 10% का मतलब क्या हुआ कि अगर पानी 10 है तो दूध कितना होगा? 90 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 100% होती है। ठीक है ना भाई? तो आप कहोगे अगर आप इसका रेशियो बनाओगे तो जीरो से जीरो कट जाएगा, क्योंकि अनुपात में समान चीजें खत्म हो जाती है। तो मैंने इसका अनुपात बना दिया, जीरो से जीरो खत्म हो गया। फिर वो कह रहा है कि इसमें कितना पानी डालें, पानी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं ना, तो कह रहा है कितना पानी डालें कि इसमें दूध की मात्रा कितनी रह जाए? 75% रह जाए। 75% रह जाए। तो अगर हमारा जो सॉरी दूध जो दिया गया है वो 75% है तो पानी कितना होगा? 25% होगा। यानी 25 और 75 का जब मैं रेशियो निकालूंगा तो 25 या 75 हो जाएगा, यानी कि ये रहेगा हमारा 3 और ये बन जाएगा 1। ठीक है ना भाई? ये बात समझ में आई कि अगर दूध 25% यहां पर लिखूंगा 25, सॉरी 75 है ना, 75%, तो ये 25 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो 25 या 75 1:3 बन जाएगा। ये मैंने ऐसे कर दिया था। ठीक है, तो चीजों को छोटा करना सीखा करो। ठीक, अगला देखो, पानी मुझे डालना है तो दूध अगर पहले 9 था तो ये यहां पर 3 कैसे हो गया? अगर पहले 9 था तो बाद में भी 9 रहना चाहिए, क्योंकि छेड़छाड़ मैंने पानी के साथ, ये पानी को मैंने डाला है, दूध को मैंने छुआ तक नहीं है। ठीक है ना भाई? तो यहां पर अगर आप कहोगे कि अगर मुझे इसको भी पहले जैसा बनाना हो तो मुझे 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तो पहले 9 था तो अब भी 9 हो गया। लेकिन अगर यहां पर 3 से गुणा करी है तो मुझे यहां पर भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 3 तिया 9, दूध पहले भी 9 था बाद में भी 9 हुआ। ये कितना हो जाएगा? 3 ही करना 3। तो मैं इसको छोटा कर लेता हूं, यानी ये बनेगा 3 तिया 9, ये बना 3 तिया 9, और ये कितना बन जाएगा? 3 ही करना 3, ये 3 बन जाएगा। जगह कम है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो यहां पर बन जाएगा 3। अब देखो दूध पहले भी 9 अब भी 9, तो यहां पर पानी मैंने कितना मिला दिया? आप कहोगे आपने 2 पानी मिला दिया। कोई दिक्कत है किसी को? यहां पर जो मैंने पानी मिलाया है वो 2 मिला दिया। अगर 2 मिलाया है तो शुरुआत में जो मिश्रण था मेरे पास कितना था? आप कहोगे 9 और 1 10 था, लेकिन यहां पर कितना है भैया? 100 है। तो 10 बराबर यानी 10 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 100 लीटर आ जाएगा। 100 लीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना भाई? तो अगर मैं इसको काटाफिटी मचाऊंगा तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 10 लीटर आ जाएगा, क्योंकि जीरो से जीरो कट जाएगा। कितना भैया? जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो खत्म। तो यहां पर 1 यूनिट का मान मेरा 10 आ चुका है। तो यहां पर आप चेक करो तो मैंने यूनिट में 2 मिलाया है, लेकिन यहां पर 1 यूनिट का मान 10 है, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा? आप कहोगे 10 दूनी 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होनी चाहिए। सवाल आपके सामने अगला आएगा, देखना भाई सवाल में क्या कह रहा है। सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 ये रहा आपके सामने। आराम से बना लोगे सवाल को, कोई ऐसे दिक्कत परेशानी मुसीबत कुछ भी नहीं है। सवाल में क्या कह रहा है बस वो देखेंगे। सवाल में कह रहा है कि 24 लड़कों तथा उनके शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष कमी हो जाती है। ठीक है ना भाई? शिक्षक की आयु होगी, शिक्षक की आयु पूछ रहा है। आप अच्छे जानते हो कि जब हम जब हम औसत की और संख्या की गुणा करते हैं तो योग निकल के आता है, क्योंकि योग बराबर क्या होता है? वो सॉरी औसत बराबर योग बटे संख्या होता है। अगर यहां पर आप देखो तो 24 तो लड़के हैं और 1 शिक्षक है, तो टोटल कितने लोग हुए? आप कहोगे 25 लोग हो गए। और 25 जो व्यक्ति हैं, इन 25 का जो एवरेज हमें दिया है यानी औसत है वो कितना है भाई? आप कहोगे 15 दे रखा है, तो मैंने यहां पर 15 कर दिया। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होनी चाहिए। फिर वो हमसे ये कह रहा है कि शिक्षक की आयु हमने हटा दी, यानी इसमें से अगर मैं 1 कम कर दूं तो टोटल कितने बचेंगे? आप कहेंगे 24 बच जाएंगे। और इन 24 की जो एवरेज आयु बचेगी, औसत आयु, वो कितनी बचेगी? आप कहोगे 1 कम हो गया पहले से, पहले 15 था, 1 कम कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। कितना भाई? 14। कमी कितने की आ गई? आप कहोगे 1 की कमी आ गई। कितने की भैया? 1 की कमी आई। 1 की कमी आ गई है। अगर यहां पर 1 की कमी आई है तो मैं ये कहता हूं आपसे कि जब भी कमी की जाए तो आप इसकी गुणा कहां पर करोगे? यहां पर करोगे। लेकिन हमसे जब संख्या या किसी की आयु पूछी जाती है, संख्या या आयु पूछी जाती है,
तो चिन्ह को चेंज करके इसमें जोड़ देते हैं, चिन्ह को चेंज करके इसमें जोड़ेंगे। 24 इकना 24 माइनस का होगा, लेकिन संख्या हमें निकालनी है, आयु निकालनी है, तो 15 में जोड़ देंगे। तो 24 इकना 24 और 15 कितना हो जाएगा, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा कितना 39। कितना भैया 39 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा रहेगा भाई, ऑप्शन नंबर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 39 वर्ष। 39 वर्ष इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आप इसको बेसिक से बनाओगे तो वो भी बना लोगे। देखो कैसे बनाएंगे बेसिक से, देखो अगर बेसिक से बनाना चाहते हो तो 24 ये है और एक शिक्षक, टोटल कितने हुए आपका, हो गए टोटल हो गए हैं 25, और गुणा औसत कितना है इनका 15 है, तो 15 की और 25 की गुणा करोगे तो कितना आएगा 25, 25 पंजे 125, 12 कैरी हो जाएंगे, 25 कितना 25 और 12 कितना हो जाएंगे 33 हो जाएंगे। ठीक है ना भाई, 25 और 10 35 36 37 हो जाएंगे, सॉरी 37 हो जाएंगे, 37, यानी ये आएगा कितना 375 निकल के। फिर अगला क्या कह रहा है हमसे, एक शिक्षक जो थे उनकी आयु कम कर दी तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो गई थी। तो टोटल 25 थे, एक कम हुआ, कितने बचे 24। तो 24 की अगर मैं योग निकालूं तो एक की कमी है, पहले एवरेज कितना था 15, कितना बचा 14, दोनों की जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 24 चौक होता है 96 का 6, हासिल लग गए 9, 24 का ना 24 और 9 कितना हो जाएगा भाई, आप कह दोगे 24 और 9 33 हो जाएगा, 24 और 9 33। जब मैं आप देखो तो ये टोटल 25 की योग है और ये जो है 24 का योग है 336। अगर मैं 375 में से 336 निकाल दूं तो जो बचेगा वो शिक्षक होंगे। तो यहाँ पर एक इधर कैरी ले लो, तो 15 15 में से 6 जाएगा 9 बच जाएगा। ठीक है ना भाई, यहाँ पर 6 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, और 3 में से 3 जाएगा 0 बचेगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा भैया 39 वर्ष आ जाएगा। पहले भी अपना 39 वर्ष आया था, अब भी 39 वर्ष आया है। तो ये बेसिक सा तरीका था। सवाल नंबर अगला ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है सवाल में, सवाल नंबर 3 ये रहा, सवाल नंबर 3 ये है ना, ठीक है, ये बना के दिखाओ जरा सवाल। क्या कह रहा है, वो कह रहा है गेहूं और धान के बाजार मूल्यों का अनुपात 4:5 है तथा एक परिवार में इनकी खपत की मात्राओं का अनुपात 3:4 है। गेहूं और धान पर होने वाले व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो जो बाजार का मूल्य है गेहूं और धान का, वो कितना दे रखा है, वो कहोगे 4 और 5 दे रखा है। दो चीजें हैं, एक है गेहूं, एक है गेहूं और दूसरा हमें कितना दिया है भैया धान, दूसरा हमें धान दिया है, और इनका अनुपात कितना है 4:5 है। कितना 4:5, ठीक है ना भाई। फिर इनकी खपत की जो मात्राओं का अनुपात है वो 3:4 है। कितना 3:4 है, 3:4 है। अब पूछने क्या चाह रहा है हमसे, पूछना चाह रहा है इनका व्यय यानी खर्च। ठीक है ना भाई, अगर मुझे खर्च यहां से निकालना होगा, अगर मुझे खर्च यहां से निकालना है तो मैं दोनों की गुणा करके अनुपात निकाल लूंगा। तो 4 तिया कितना होता है भाई, 4 तिया होता है 12 अनुपात, और 5 चौक होता है 20। ठीक है भाई, काटा फिटी मचा लो, आंसर आ जाएगा। 4 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा, 4 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा, 5 4 पंजे 20, यानी कि अनुपात जो रहेगा वो 3:5 का रहेगा। 3:5 का अनुपात, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है ना भाई। सवाल नंबर अगला, काम खत्म पैसा हजम। सवाल नंबर 4 ये रहा, देखना भाई क्या कह रहा है सवाल, बनाओ जरा सवाल को, क्या कहना चाह रहा है सवाल, आराम से बना लोगे इसको। वो कह रहा है कि 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 1,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। कितने का भैया, 1,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है हम लोग को। ठीक है ना भाई, आप अच्छे जानते हो कि अगर आपको परसेंटेज ब्याज निकालना होता है तो हम इसका सक्सेसिव निकाल देते हैं। सक्सेसिव निकालते किस तरीके से हैं, तो आप कहोगे ए प्लस माइनस ए होता है, प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। इससे हमारा जो सक्सेसिव होता है सीआई का वो निकल के आता है परसेंटेज में। ठीक है ना भाई, तो आप 3 वर्ष का निकालोगे तो 3 वर्ष का जब आप सक्सेसिव यानी कि सीआई निकालोगे 3 साल का, 3 वर्ष का, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहां से, आप निकाल लेना। 3 वर्ष का जो सक्सेसिव निकल के आएगा परसेंटेज में, वो कितना निकल के आएगा, वो आएगा 33.1% निकल के आएगा। कितना 33.1%। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, आप निकाल लेना। ठीक है ना भाई, 3%, यानी कि ये जो निकल के आया है ये सीआई निकल के आया है परसेंटेज में, यानी ब्याज निकल के आया है। क्या भाई, ये ब्याज निकल के आया है, ब्याज निकल के आया 33.1%। वो पूछ रहा है कि हमें जो बताना है वो कैसे बताना है भैया, रुपए में बताना है, लेकिन है कितना अपने पास रुपए, 1,000 रुपए। तो 1,000 का जब आप सक्सेसिव जो आया है आपका वो निकालोगे तो रुपए में संख्या बन जाएगी। तो आप परसेंट से 2 जीरो खत्म कर लोगे, एक पॉइंट हटा के 1 जीरो खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, आप कहोगे जो ब्याज निकल के आएगा चक्रवर्ती ब्याज, वो कितना निकल के आएगा, 331 रुपए निकल के आएगा। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है ना भाई, ये सक्सेसिव निकाल लेना, या बता दूं मैं आपको कैसे निकालोगे, बताओ। अगर आप निकाल सको तो, नहीं निकाल सको तो अगली बार बता देना, मैं बता दूंगा इसको। सवाल नंबर अगला ये रहा, सवाल नंबर 5। क्या कहना चाह रहा है भाई सवाल,
बना के दिखाओ। देखना भाई क्या करा है कि दो मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात 1:2 तथा 2:3 है। दोनों मिश्रणों को मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखो दो मिश्रण है, एक मिश्रण लिया मैंने ये और दूसरा मिश्रण है ये, दो मिश्रण है और दोनों मिश्रणों में जो पहला वाला है इस वाले में दूध और पानी का जो अनुपात हमें दिया है, यहाँ पर मिल्क और वाटर कर लेते हैं। यहाँ पर भी दो तरह का आएगा, यहाँ पर भी दो तरह का आएगा, यहाँ पर भी मिल्क और वाटर आ जाएगा। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतने हिस्से में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मिल्क निकालना हो, यानी कि दूध की मात्रा निकालनी हो पहले वाले में, तो आप क्या कहोगे, पहले हिस्से पे हमें क्या दे रखा है, दूध, और दूसरे में दे रखा है पानी। तो पहले में अगर आप देखो तो इस अनुपात में 1:3 कर लेंगे। टोटल अनुपात कितना है, 2 और 1 3, और 3 में से जो सिर्फ और सिर्फ दूध है वो कितना है, 1 है। तो इसको हम कितना कर लेंगे, 1:3 कर लेंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। 1:3 हुआ। लेकिन अगर मैं इसी मिश्रण में आपसे कहूं कि पानी कितना है, तो आप कहोगे टोटल कितना है, 2 और 1 3, है ना, और पानी कौन सा वाला है, दूसरा वाला, तो 2:3 हो जाएगा। कितना, 2:3 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, ये हो चुका है अपने पास दूध का और पानी का मिश्रण। दूसरे वाले मिश्रण में इसने क्या कहा है, वो कह रहा है कि इसमें जो दूध है वो 2 है, टोटल कितना है 5, 5 में कितना है भैया, 2:5 कर लेंगे, 2/5 कर लेंगे। क्यों किया मैंने ऐसे, इसलिए किया कि टोटल अपने पास 5 है और टोटल में से जो सिर्फ और सिर्फ दूध है वो कितना है, 2 है, क्योंकि शुरुआत में दूध है तो यहाँ पर शुरुआत में दूध होगा। और यहाँ पर आप चेक करोगे, इसको देखो यहाँ पर 3 है, टोटल अपने पास 3 और 2 5 है, और पानी कितना है इसमें, 3 है। तो आप इसको कितना कर लोगे, 3/5 कर लोगे, 3/5। अब वो कह रहे हैं दोनों को जब हम मिला दें तो अनुपात क्या बनेगा। आप अच्छे जानते हो कि हम दूध और दूध को मिला लेंगे, पानी और पानी को मिला लेंगे, यानी इन दोनों को जब मैं मिलाऊंगा तो 1/3 बचेगा, प्लस यहाँ पर 2/5, ये मैंने मिला दिया। अनुपात चीजों को समझना जरा, यहाँ पर इन दोनों को मिलाओगे तो ये बनेगा 2/3 और प्लस 3/5। काम खत्म, पैसा हजम। ये कहना चाह रहा है वो, ये अनुपात पूछना चाह रहा है हमसे। बस हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, देखो 3 पंजे 15 एलसीएम आएगा, 5 की गुणा इधर होगी और 3 की गुणा यहाँ पर हो जाएगी, 3 दूनी 6, 6 5 11, 11/15 हो जाएगा, 11/15 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना भाई। अब मैं इन दोनों को जब एलसीएम लेके मिलाऊंगा तो कितना आएगा, 3 पंजे 15 आएगा, यहाँ पर एलसीएम आया कितना, 15। 5 की गुणा इधर कर दूंगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 3 3 9, 10 और 9 कितना होता है, 19 होता है। अनुपात में समान चीजें कट जाती हैं, ये आप अच्छे जानते हो। ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, 11:19 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11:19 इसका सही आंसर होगा। 11:19, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है ना भाई, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, 11:19। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, काम खत्म, पैसा हजम। सवाल नंबर ये रहा आपके सामने, देखना भाई क्या कह रहा है सवाल। ये है, इतना बड़ा सवाल नहीं है जितना ये यहाँ पर दे रखा है। देखना भाई क्या कह रहा है सवाल में, किसी काम के 60/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा कर सकता है, उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है। पूरे काम को ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है ना भाई, बड़ा आसान सा और बढ़िया सा सवाल है। देखना जरा, यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि टोटल काम कितना है तो आप कहोगे 10 है, और 10 में से ए 15 दिन में कितना काम कर रहा है, आप कहोगे 7 काम कर रहा है। तो एक काम अगर मुझे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो आप कहोगे 10 की गुणा 15 में कर दो और 7 से भाग दे दो। जैसे यहाँ पर अगर मैं ऐसे करूँ, 7/10 बराबर कितने दिन में हो रहा है, 15 दिन में। तो एक का मान मुझे निकालना हो तो कैसे, इसकी गुणा यहाँ पर और इसकी गुणा यहाँ पर, यानी ये बनेगा 150 और नीचे कितना आएगा 7, यानी एक काम ऐसे निकाल लेंगे। बात समझ गए ना, बात समझ गए, बस कर लेंगे। तो ए जो है एक काम को कितने दिन में कर रहा है, एक काम को, तो आप कहोगे 10 की गुणा 15 में करो, कितना आएगा 150, 150 और भाग कितने से करो, भाग करो 7 से, तो यहाँ पर आएगा 7। ठीक है ना भाई। फिर कह रहा है शेष काम बचा वो बी की सहायता से कितने दिन में हो रहा है, 4 दिन में हो रहा है। 4 दिन में शेष काम कितना बचा, टोटल काम था 10, 7 उसने कर लिया, 15 दिन में शेष कितना बचा, आप कहोगे 3/10, और 3/10 कितने में हो रहा है, 4 में। एक काम कितने में आएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर कर दोगे इसकी गुणा और इसकी गुणा करोगे यहाँ पर, तो 40/3 हो जाएगा। 40/3 एक काम, यानी ए और बी मिलकर वो काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 40/3 दिन में कर लेते हैं। काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है ना भाई, यही बात सिखाने वाली थी इसमें जो आप सीख चुके हो। दोनों का जब मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम ऊपर वाली संख्याओं का लेते हैं, ऊपर वाली मतलब जब भिन्न होती है और हमें एलसीएम लेना हो तो ऊपर वाली संख्याओं का लेते हैं। 150 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, 10 तो ये हुआ, 15 चौका 60 यानी 600 आ जाएगा। कितना, 600 आ जाएगा एलसीएम, और यही हमारा क्या है, टोटल यानी कुल काम है। अगर मैं 150 से इसको 600 को भाग करूं कितनी बार जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, क्षमता निकालने के लिए, इफिशिएंसी निकालने के लिए। 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 60 बचेगा, 15 चौका 60। अब जितनी बार जाएगा उसकी जो गुणा है वो 7 में कर देंगे, यानी हर में कर देंगे। तो 7 चौक कितना होता है, 28 होता है। कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए।
यहां पर अगर मैं निकालूं तो 0 से 0 खत्म होगा, और 4 से अगर मैं इसको भाग करूंगा 60 को कितनी बार जाएगा, 15 चौका 60, 15 की गुणा कहां करूंगा 3 में, तो 15 दिया कितना होता है 45। यानी ए और बी की जो क्षमता है वो कितनी आई 45। अब वो कह रहा है कि ए और बी मिलकर इस काम को करें तो कितने समय में पूरा कर लेंगे, वो ये बात हमसे पूछना चाह रहा है। तो ए और बी की जो क्षमता है वो कितनी है 45 है। अब मैंने आपको कई बार बताया कि जिसका हमें समय निकालना होता है उसकी ही क्षमताओं से हम भाग लगाते हैं, ठीक है ना भाई। तो मुझे समय ए बी का निकालना है, तो ए बी की क्षमता से भाग लगा दूंगा काम में, तो कितना है 600 है। अगर इस 600 को मैं 45 से भाग कर दूं तो जो भी आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। कितनी बार काट लें, कितनी से काटेगा, 15 से काट लें, 15 तिया 45, ठीक है। तो 15 तिया 45 और 15 चौका कितना होता है 60, यानी आएगा 40/3, और 40/3 का मतलब क्या होता है 13 सही 1/3, 13 सही 1/3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप करोगे कितना 40/3 होगा, 3 का ना 3, 3 तिया 9, 1/3, यानी ये बच जाएगा। यानी ए और बी जो मिलकर करेंगे वो 13 सही 1/3 दिन में काम को समाप्त कर देंगे, ठीक है ना भाई। हमने सवाल को समाप्त कर लिया। सवाल नंबर अगला ये रहा आपके सामने, सवाल नंबर ये रहा आपके सामने, ठीक है ना भाई। आसान सा सवाल है, आराम से बना दोगे बिना किसी दिक्कत के, ठीक है ना भाई। बिना किसी दिक्कत के सवाल आप बनाओ, आराम से बना दोगे इस सवाल को। ये रेलगाड़ी वाला सवाल है, कैसे करेंगे इसको। एक चलती रेलगाड़ी को अपने समांतर प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा यदि रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई 800 मीटर है और रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो रेलगाड़ी की जो चाल है वो हमें दे रखी है कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमसे पूछ रहा है वो समय। यहां पर आप चेक करोगे तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 500 मीटर दे रखी है, और प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो हमें कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 800 मीटर। आप अच्छे जानते हो जब कोई ट्रेन अपने समांतर या विपरीत किसी ट्रेन को या फिर किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसकी लंबाई के साथ साथ खुद की लंबाई को भी पार करती है, इसलिए दोनों की हम जो लंबाई होती है उसको हम जोड़ देते हैं। जब उनकी लंबाई को जोड़ते हैं तो वही लंबाई हमारी दूरी बन जाती है। जैसे यहाँ पर जो ट्रेन दे रखी है उसकी 500 मीटर लंबी है, इसको भी पार करेगी अपनी लंबाई को भी, और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी, दोनों को हम जोड़ देंगे और ये हमारी दूरी बन जाती है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, समय पूछा जा रहा है सेकंडों में, ठीक है ना भाई। तो आप समय जब निकालोगे तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितनी रहेगी, मैंने कहा था कि दोनों की लंबाई को जोड़ देंगे वही हमारी दूरी बन जाएगी। तो 8 और 5 13, कितना हुआ 1300 हो गया, 1300 हो गया। और बटे में देखोगे समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। चाल यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन यूनिट जो रहती है वो हमेशा समान रहती है। अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। तो आप क्या करोगे 60 से यहाँ पर जब भाग लगाओगे तो इसको मैं जब मीटर प्रति सेकंड में बनाऊंगा तो 5/18 से क्या कर दूंगा मैं गुणा कर दूंगा, ठीक है ना भाई। ये 18 जंप मार के ऊपर चला जाएगा तो ये कितना ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा गुणा में 18। काटाफिटी मचाओ, जो काटफिट का आंसर आएगा वही हमारा क्या बनेगा इस सवाल का जवाब। तो आप कहोगे 0 से तो पहले 0 काट लो, काट दिया। और 6 से जब इसको काटोगे 18 को तो 6 तिया 18, ठीक है ना भाई। यहाँ पर 13 गुणा 10 है, अगर मैं 13 गुणा 10 कर लूं तो 5 दूनी 10 दो बार, और 13 दूनी कितना होता है 26, तो 26 गुणा 3 ये सेकंड में आंसर आएगा हमारा। कितना आएगा भैया, तो 26 तिया 78 होता है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। 26 तिया कितना होता है 78 होता है, ठीक है ना भाई। कोई दिक्कत कोई परेशानी मुसीबत। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, सवाल नंबर अगला, सवाल ये रहा आपके सामने, छुटकू सा सवाल है, आराम से बना दोगे। वो कह रहा है किसी घन की प्रत्येक भुजा यदि 2 गुनी कर दी जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। देखो वो क्या कह रहा है, दुगनी कर दी जाए, दुगनी। यहां पर दुगनी कह रहा है, दुगनी का क्या मतलब होता है बताओ। दुगनी का मतलब क्या होता है, मैं कह रहा हूं कि ये 2 है, अगर इस 2 को मैं 2 गुना कर दूं तो ये 4 बन जाएगा। 2 गुना कर दूं तो 4 बन जाएगा। अगर ये 3 है, अगर 3 को मैं दुगुना कर दूं तो ये कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा। यानी कि जो संख्या दुगुनी होती है वो अपने का दुगुना हो जाती है। इसका मतलब है कि इसमें 100% की वृद्धि हो जाती है। हमेशा जब भी दुगुने की बात करेगा तो आप समझ जाना कि उसमें 100% की वृद्धि हो चुकी है। समझ रहे हो बात को। तो यहां पर जो दुगनी कही है, दुगनी का मतलब है कि उसने 100% की वृद्धि की है। कितने की, 100% की वृद्धि की है। और अगर 100% की उसने वृद्धि की है और क्षेत्रफल हमें निकालना चाह रहा है, हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो आप इसको बड़ी आराम से बना लोगे। मैंने बड़ी आराम से इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको बताया है, कैसे करोगे जरा देखना। रामबाड़ा फॉर्मूला है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100 होता है। ये चीज मैंने आपको बता रखी है। इससे हम सीआई यानी चक्रवर्ती ब्याज का हम सक्सेसिव भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर प्लस माइनस का मतलब है कि जब वृद्धि की बात होगी तो प्लस, और जब घटाने की बात होगी तो माइनस का यूज करते हैं। यहाँ पर वृद्धि कर दी जा रही है, यहाँ पर वृद्धि हो रही है, तो आप ए की जगह भी 100 ही रखोगे और बी की जगह भी 100 ही रखोगे। तो ये बनेगा, ये कितना बनेगा भाई, ये बन जाएगा 100 और प्लस 100 और प्लस ए बी का मतलब 100 गुणा 100, 100 गुणा 100 का मतलब कितना होता है भैया 10,000।
100 गुणा 100 का मतलब 10,000 होता है, और 100 क्या है भैया, अपने फॉर्मूले में दे रखा है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फॉर्मूले से ज्यादा अच्छी होती हैं, सुटेबल होती हैं। 2 जीरो से 2 जीरो हम खत्म कर देंगे, तो 100 और 100 200, 200 और 100 कितना हो जाएगा, 300, यानी कि उसके क्षेत्रफल में 300% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है ना भाई। सवाल नंबर अगला ये रहा आपके सामने, काम खत्म पैसा हजम। सवाल नंबर ये रहा आपके सामने, देखो क्या कह रहा है सवाल, बड़ी आराम से बनाओगे इसको भी। ये रहा सवाल आपके सामने, क्या कहना चाह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल बतानी है। क्या बतानी है, रेलगाड़ी की चाल। आप अच्छे जानते हो कि यहां पर हमें एक चीज दे रखी है और वो है समान चाल। बस इसका ही पूरा खेल है, लेकिन मैं आपको इसको ट्रिक से बताता हूं कैसे करना है। जब भी हमें चाल निकालनी हो, क्या निकालनी हो, चाल। जब भी हमें चाल निकालनी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, तो आप ऐसा कर लो कि दोनों जो दूरी दे रखी है, दूरी मतलब लंबाई की, पुल ही क्या होगी, हमारी दूरी बनेगी, और यहाँ पर प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वही हमारी दूरी बनेगी। इन दोनों का अंतर यानी दूरी का अंतर कर लोगे, दोनों का अंतर 210 में से अगर 122 निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, तो आप 200 में से 100 निकाल दो, पहले 100 बचेगा, ठीक है भाई, 100 बचा, 100 मतलब 110। अब 110 में से आप कितना निकाल दोगे, 22 निकाल दोगे, तो 110 में से अगर 20 निकालें कितना, 90, और 90 में से 2 और कम कर दें 88 बच जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 88, और यहाँ पर कितना आ जाएगा नीचे। अब नीचे क्या आएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। समय यहाँ पर दे रखा है 17 सेकंड, और यहाँ पर दे रखा है 25 सेकंड। दोनों का अंतर कर दो, दूरियों का अंतर बटे समय का अंतर, तो 25 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। लेकिन ये जो आया है ना, ये मीटर प्रति सेकंड में आया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी मीटर दे रखा था और यहाँ पर भी मीटर दे रखा था। कहाँ गया, यहाँ पर भी मीटर था, यहाँ पर सेकंड था, यहाँ पर भी सेकंड दे रखा था, सेकंड दे रखा था, तो मीटर प्रति सेकंड हुआ। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर बनाना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको जब मैं किलोमीटर प्रति घंटा बनाऊंगा तो 18/5 से मैं गुणा कर लूंगा। चाल बराबर दूरी बटे समय। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। तो आप काटाफिटी मचाओ और आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो 8 से जब इसको काटोगे 88 को, तो 11 8 88 होता है, ये बनेगा। इन दोनों की जब आप गुणा करोगे तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा 8 9 1 198, और नीचे कितना आएगा, 5, ठीक है ना भाई, 5 आएगा। 5 से भाग कर लो इसको, कितनी बार आएगा, यही हमारी क्या होगी, चाल निकल के आएगी किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है ना भाई। तो 5 से करोगे, 5 3 15, 3 शुरू में है, यहाँ पर भी 3 शुरू में, यहाँ भी 3 शुरू में, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है, इन तीनों में से कोई आंसर है। तो 5 3 15 हुआ, तो यहाँ पर 3 आ गया, और यहाँ पर आप चेक करो 4 बचेगा, 48 हो जाएगा। तो 5 से करोगे तो 5 नम 45, 5 नहीं 50, 5 नम 45, 5 नम 45, यानी 39 पॉइंट कुछ आएगा। ऑप्शन ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 39 सिर्फ इसमें। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, काटाफिटी मचा के 39.6 समथिंग आ जाएगा, वहां पर दे रखा है। एक ही ऑप्शन में 39 था, वही हमारा आंसर है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, सवाल नंबर ये रहा आपके सामने, देखना भाई क्या कह रहा है सवाल। क्या कह रहा है सवाल, वो कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। उनकी आयु का योग हमसे पूछा है, वो भी वर्तमान का, वर्तमान आयु का योग हमसे पूछ रहा है। देखो 10 वर्ष पहले क्या हुआ था, आप अच्छे जानते हो कि जब भी पूर्व की बात आती है, पूर्व की बात आती है तो मैं माइनस का यूज करता हूं, तो माइनस का 10 हुआ। ए और बी है, ए और बी है, ए और बी में 10 वर्ष पहले, और थोड़ा सा इधर कर देता हूं, ज्यादा बेहतर रहेगा, आपको मजा आएगा। तो माइनस का मैंने 10 वर्ष कर दिया, तो 10 वर्ष पूर्व क्या हुआ था, तो आप कहोगे 10 वर्ष पूर्व ये हुआ था कि ए की होगा, यहाँ पर ए की आयु बी की आयु की आधी थी, बी की आयु की आधी। अगर बी 2 है तो ए 1 हो जाएगा। ये अनुपात बना दिया मैंने। उनका हिसाब किताब 10 वर्ष पहले ये था, ए और बी का, कि ए की आयु बी की आयु की आधी थी। देखो हो गई आधी, आधी हो गई या नहीं हो गई। फिर आगे क्या कह रहा है, यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, वर्तमान को मैं 0 से डिनोट करता हूं, ना ये जुड़ा है और ना ही घटा है, ठीक है ना भाई। तो वो कह रहा है वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 3:4 है, कितना, 3:4 है, ठीक है। तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है, ये पूछना चाह रहा है हमसे, ठीक है ना भाई। आप देखो मैंने कई बार आपको बताया, जब भी आयु संबंधी सवाल आता है तो अनुपात भले चेंज हो जाती है, लेकिन दो लोगों की आयु का जो अंतर होता है वो कभी चेंज नहीं होता। जैसे आपके और आपके भाई या बहन की आयु में जो भी अंतर होगा वो कभी चेंज नहीं होगा। 10 साल बाद भी वही रहेगा, 10 साल पहले भी वही होगा, अंतर चेंज नहीं होगा। चेंज होता है तो सिर्फ अनुपात, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर आप देखो दोनों में अंतर कितने का, 1 का, और यहाँ पर देखो तब भी 1 का, यहाँ पर भी 1 का, यहाँ पर भी 1 का, अंतर समान है दोनों में। तो आप यहाँ पर चेक करो तो कितना जुड़ा, 2 जुड़ा, यहाँ पर कितना जुड़ा, 2 जुड़ा, यानी अनुपात में 2 जुड़ रहा है। और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 वर्ष है, ठीक है ना भाई। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं होनी चाहिए।
तो आप क्या करोगे, 1 यूनिट का मान यहां से निकाल लोगे, तो 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष आ जाएगा। कितना, 5 वर्ष निकल के आया। अब वो कह रहा है कि हमें वर्तमान आयु का योग बताओ। तो वर्तमान तो ये वाला है जिसको मैं 0 मानता हूं, तो यहाँ पर 4 और 3 कितना हुआ, 7, यानी 7 की वैल्यू मुझे निकाल, योग पूछा है ना तो दोनों को जोड़ देंगे, योग हो जाएगा 4 और 3 7, योग हुआ, तो 7 की वैल्यू मुझे निकालनी है। 7 यूनिट की, 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 5 है, तो भैया 7 की कितनी होगी, 7 पंजे 35 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उन दोनों की जो वर्तमान आयु है वो 35 वर्ष है। अगला सवाल ये रहा, काम खत्म पैसा हजम। सवाल ये रहा आपके सामने, देखना भाई क्या कह रहा है सवाल में। वो कह रहा है यदि किसी उपभोग की वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि की जाए तो उसकी खपत में कमी कितने भाग कमी की जाए ताकि उसकी खपत पर होने वाला व्यय पहले जितना ही रहे। यानी वो कह रहा है कितना भाग हम कमी कर दें कि उसका जो खपत है, यानी सॉरी जो व्यय है वो पहले जैसा ही रहे। देखो यहाँ पर परसेंटेज में नहीं पूछा है, यहाँ पर परसेंटेज में हमसे नहीं पूछा है, तो आप एक चीज को देखो, यहाँ पर जो मूल्य है उस मूल्य में 50% की वृद्धि कर दें। 50% की वृद्धि का मतलब क्या होता है अभी, 50% की वृद्धि का मतलब अगर फ्रैक्शन निकालो तो 1/2 होता है। वृद्धि कितने की हुई, 1 की, 1 की वृद्धि हुई है, लेकिन यहाँ पर टोटल कितना है, 2। अगर 1 की वृद्धि हुई तो उसमें अगर जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 3/2। यानी आप कह सकते हो जो पहले कोई चीज थी, कोई वस्तु पहले थी तो वो कितनी थी, पहले 2 थी, है ना, पहले 2 थी, सॉरी ऐसे लिख लो तो ज्यादा बेहतर होगा। पहले 2 थी और बाद में कितनी हो गई, आप देखोगे तो बाद में कितनी हो जाएगी, बाद में 3 हो गई, बाद में हो गई 3। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो कह रहा है ताकि खपत पहले वाला व्यय, अच्छा, खपत पर होने वाला व्यय पहले जितना ही रहे। अच्छा, कितने भाग हम कम कर दें, कितने भाग कम कर दें, आप यहां पर चेक करना जरा भाई। पहले आप देखो तो यहाँ पर 2 था और बाद में कितना हुआ, 3। तो मैं इसमें से कितना कम करूं, कितना कम कर दो, आप कहोगे 1 कम कर दो, किस में से कम कर दो, आप कहोगे 3 में से कम कर दो, तो यहाँ पर कर देंगे 3। यानी कि हमें कमी जो करनी होगी 1/3 की कमी करनी होगी। 1/3, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर ये परसेंटेज में पूछता तो हम क्या करते, 100 से गुणा कर लेते, परसेंट का निशान लगाते, तो हमारा आंसर जो आता परसेंटेज में निकल के आता। लेकिन हमसे जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है भाई, हमसे पूछा जा रहा है भाग। तो भाग कितना कम करना पड़ेगा, 1/3, 1/3 कम करना पड़ेगा। अगला सवाल ये है आपके सामने, सवाल नंबर 12। देखना भाई क्या कहना चाह रहा है सवाल नंबर 12 में। वो कह रहा है कि किसी नदी के धारा प्रवाह की दिशा में तैराक की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्थिर जल में तैराक की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताओ कि नदी के धारा प्रवाह की चाल क्या होगी, चाल क्या होगी, ये होगा चाल, धारा प्रवाह की चाल क्या होगी, बस क्या होगी। थोड़ा मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट नहीं है, एक्स्ट्रा प्रिंट है, एक्स्ट्रा प्रिंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको कई बार बताया है कि आप इस सवाल को सिर्फ और सिर्फ 4 लाइनों पर हल क्या करो, 4 लाइनों पे, 4 लाइनों पे मतलब 4 लाइनों का मतलब ये है कि ये होता है अनुकूल चाल, ये होती है प्रतिकूल चाल। आप किसी भी तरह का सवाल नाव धारा का इस पर 4 लाइनों पर खत्म कर दोगे। ये होती है हमारी नाव या तैराक की चाल और ये होती है हमारी धारा की चाल। क्या होती है, धारा की चाल। क्या कह रहा है हमसे, वो कह रहा है कि धारा प्रवाह की दिशा में मतलब धारा के अनुकूल चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल तो ये है, तो मैं कहता हूं चाल हमेशा बीच में रखी जाती है, दूरी ऊपर रखी जाती है और समय नीचे रखा जाता है। तो यहाँ पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के अनुकूल तो ये 5 हुआ। फिर क्या कह रहा है, देखो 1 सेकंड में हल हो जाएगा। धारा स्थिर जल में तैराक की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल में तैराक की चाल कितनी है, तैराक की चाल हमें दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। हमसे क्या पूछी जा रही है, हमसे ये पूछी जा रही है, ठीक है भाई। अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर मुझे प्रतिकूल चाल निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा बताओ, तो आप कहोगे यहाँ पर आप अगर आप इसको ए मान लो, आप मान लो कि ए चाल है, तो मैं कैसे निकालता हूँ इसकी चाल, आप कहोगे इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं तो हमारा ये निकल जाता है। इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, ये निकल जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो 5 + a/2 होगा और 2 की गुणा कहाँ होगी, 3 में हो जाएगी। ये कैसा निकलता है, समझ लो बात को, 5 + a और दोनों का जब मैं आधा करता हूं तो मेरा क्या निकलता है, ये वाला निकल जाता है। तो ये निकला 3, इसकी गुणा मैं यहां पर कर दूंगा तो ये कितना होगा, 3 दूनी 6। तो ये बनेगा 5 + a बराबर 6 बनेगा। तो a का जब मान मैं निकालूंगा तो 6 में से 5 जाएगा, 1 बच जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो a की जगह आप कितना रख दोगे, 1 रख दोगे। a की जगह आप 1 रख दोगे, यहां से हटाओ और यहां पर आ जाएगा 1। यहां पर आया, प्रतिकूल चाल जो है वो कितनी आई, 1 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गई। पूछिए क्या, ये पूछिए। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि आप जब इन दोनों को जोड़कर आधा करोगे तो ये निकलेगा, इन दोनों को घटाकर आधा करोगे तो ये निकल जाएगा। देखो करो दोबारा से, मैंने क्या बोला ध्यान से सुनो। मैंने बोला कि जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, यानी 5 और 1 को जोड़ोगे और उसका आधा कर दोगे तो ये निकल जाएगा। 5 और 6 आधा करा, 3 आ गया। जब इन दोनों को घटा के जब आधा करोगे तो हमारा ये वाला निकल जाएगा। तो 5 में से 1 कम कर दो, 4 बचा, और 4 का आधा कितना होता है भैया, 2 होता है। 4 का आधा कितना होता है, 2 होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है ना भाई। जब इधर जाएंगे तो जोड़ का आधा, इधर आएंगे तो घटा के आधा। धारा की चाल हमेशा घटाकर निकलती है और नाव या तैराक की चाल हमेशा जोड़कर निकलती है। काम खत्म, पैसा हजम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई सा भी सवाल आप यहां से निकाल सकते हो। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है भाई सवाल? सवाल आपके सामने, जरा बताओ क्या कह रहा है। 44 लीटर मिश्रण में एल्कोहल एवं पानी का अनुपात 8:3 है। इसमें एल्कोहल में पानी का अनुपात 8:5 करने के लिए कितना पानी और मिलाना होगा? मैंने अभी आपसे बताया था कि जिस चीज के साथ हम छेड़छाड़ करते हैं रूप उसका बदलता है, जिसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं उसका रूप नहीं बदलता है। यानी कि एल्कोहल में पानी का जो अनुपात ये है, तो इसमें क्या डाला जा रहा है, पानी डाला जा रहा है। पानी डाल रहे हैं तो एल्कोहल पहले जितना रहा होगा बाद में भी उतना ही रहेगा। तो एल्कोहल जो रहेगा, मैं कर लेता हूं यहाँ पर एल्कोहल मतलब ए, और पानी दे रखा है तो मैं कर लेता हूँ वाटर, ठीक है ना भाई। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। 44 लीटर अपने पास टोटल मिश्रण है, टोटल मिश्रण 44 है, लेकिन वो कह रहा है एल्कोहल और पानी का जो अनुपात है वो 8 और 3 है। 8 अनुपात कितना है, 3 हमको दे रखा है, ठीक है ना भाई। इसमें एल्कोहल में पानी का जो अनुपात है वो मुझे कितना करना है, 8:5 करना है। तो इसमें कितना पानी और मिला दूं? आप देखोगे एल्कोहल पहले भी 8 था, बाद में भी 8 है। अगर ये 8:8 नहीं होता तो मुझे ये दोनों बराबर करने पड़ते। अब आसान हो गया कि यहाँ पर पहले भी 8 बाद में भी 8, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि पहले से जो वाटर है वो कितना मिलाया? आप कहोगे यहाँ पर 2 मिला दिया, तभी तो 5 हुआ। पहले 3 था, 2 मिला दिया, 5 हो गया। लेकिन शुरुआत में अपने पास जो मिश्रण है वो 44 है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कितना है, तो आप कहोगे 8 और 3 11 है। यहाँ पर 11 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 44 लीटर है। 44 लीटर दे रखी है, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू जब मैं यहाँ से निकालूंगा तो कितना आएगा, 4 लीटर निकल जाएगा, क्योंकि 11 चौक कितना होता है, 44 होता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना भाई। आगे क्या कह रहा है, तो हमसे पूरा कितना पानी मिलाया जाए। कितना पानी मिलाया था मैंने, 2 मिलाया था। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 4 दूनी 8। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। काम खत्म, पैसा हजम। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, ठीक है ना भाई। शायद इतने सवाल हो। अच्छा, और है एक, और है एक। क्या कह रहा है भाई सवाल, ये रहा आपके सामने, आराम से बना लोगे। क्या कहना चाह रहा है वो, कह रहा है 5 वर्ष पहले ए तथा बी की उम्रों का अनुपात 2:3 था। 10 वर्ष के बाद ए तथा बी की उम्रों का अनुपात 3:4 हो जाएगा, तो ए की वर्तमान उम्र बताएं। देखो 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। मैंने कहा था पूर्वीय पहले की बात हो तो हमेशा और हमेशा क्या करते हैं, माइनस का यूज करते हैं। तो मैं ए और बी है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर है बी। क्या हुआ था भैया, 5 वर्ष पहले, तो माइनस का 5 और यहाँ पर लगा दिया मैंने 11। ऐसे कर लो, 5 वर्ष पहले क्या हुआ था, जगह थोड़ी कम है, यहाँ पर कर दो क्या, ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं। ए और बी है, ए और बी 2 लोग हैं। यहाँ पर 5 वर्ष पहले क्या हुआ था, 5 वर्ष पहले क्या हुआ था कि उनकी आयु का जो अनुपात था वो 2:3 था। कितना, 2:3 था, ठीक है भाई। कब, 5 वर्ष पहले। फिर वो कह रहा 10 वर्ष के बाद, बाद का जब जिक्र आता है तो मैं प्लस का यूज करता हूं, लेकिन कब, 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद क्या हुआ था, तो आप कहोगे उनकी आयु का अनुपात जो हुआ था 3:4 हुआ था। कितना, 3:4 हुआ था। मैंने कहा था कि जब भी आयु संबंधी सवाल आता है तो जो रेशियो हमें दे रखा होता है उस रेशियो को हम चेंज कर सकते हैं या वो चेंज हो सकता है, लेकिन उनका जो अंतर है वो कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि उम्रों में कभी भी चेंज, जो आपका भाई या आपकी बहन का जो भी आपका क्या बोलते हैं अंतर होगा आज, वो 10 साल पहले भी वही रहा होगा और 10 साल के बाद भी वही रहेगा जो अब है, ठीक है। तो अंतर कभी नहीं बदलता, सिर्फ बदलता है तो सिर्फ अनुपात। यहाँ पर आप चेक करो तो यहाँ पर एक अंतर है, यहाँ भी एक अंतर है। देखो 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, यानी कि 1, और यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा 1, यानी अंतर क्या है, समान है। तो कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये अंतर समान ना होता तो हमें समान करना पड़ता। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आप देखो कि पहले से और अब में कितना अंतर आया, तो आप कहोगे 2 और 1 3, 1 का अंतर आया, प्लस 1, 3 से 4 हो गया, प्लस 1 का अंतर आया, तो 1 बराबर 1 यूनिट का मान कितना आएगा, तो आप कहोगे 5 ये है और 10 ये है, 5 और 10 कितना होगा, 15 वर्ष। यानी कि उनकी उम्रों में जो अंतर आया था वो कितना आया था, 15 साल का। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 15 साल। पूछना क्या चाह रहा है, एक की वर्तमान आयु। देखो अगर आप यहां से निकालोगे, यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी। ये जो दे रखा है वर्तमान से 5 साल पहले का दे रखा है, अगर आप पहले का निकालोगे तो आपको 5 साल जोड़ने पड़ेंगे, और आप यहां से निकालोगे एक की आयु यहां से, तो आपको 10 साल कम करने पड़ेंगे, क्योंकि 10 साल बाद की आयु है, 5 वर्ष पहले की आयु है। तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां से मैं इसको खत्म कर देता हूं, ठीक है, निकाल लो भाई। तो आप इससे निकाल लो, एक की आयु पूछिए ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 15 है तो 2 यूनिट की कितनी आएगी, तो 15 दूनी कितना होता है, 30। ये तो 30 आई है ना, 30 जो उम्र आई है एक की जो आई है वो कब की आई है, 5 साल पहले की। पूछी क्या है, वर्तमान पूछी है, तो वर्तमान में आने के लिए मुझे 5 साल जोड़ना पड़ेगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 35 वर्ष। कितना, 35 वर्ष। यानी ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है ना भाई, क्योंकि 5 साल मुझे इसलिए जोड़ने पड़े क्योंकि वर्तमान में आना था, वर्तमान में पूछा था। अगला सवाल ये रहा, काम खत्म पैसा हजम। सवाल नंबर ये रहा आपके सामने, देखना भाई क्या कहना चाह रहा है सवाल में। अच्छा सवाल हो सकता है। वो कह रहा अनुपात के पदों में से जब कोई संख्या घटाई जाती है तो उनका अनुपात 10-7 से बदलकर 5-2 के बराबर हो जाता है, वह संख्या क्या है। वो ये कहना चाह रहा है कि कोई अनुपात है और उस अनुपात में कोई संख्या जब हमने घटाई, जब कोई संख्या हमने घटाई तो पहले जो घटाने से पहले जो उसका रेशियो था वो कितना था, 10 और 7 का था। जैसे ही हमने इसमें से कोई संख्या घटा दी, इसमें से जब कोई संख्या घटा दी तो ये जो अनुपात आया कितना आया, 5 और 2 आया। इसका मतलब ये है कि आप सीधा सीधा कह सकते हो कि मैं इसमें से 10 और 7 में से ऐसा क्या घटा दूं कि अनुपात मुझे 5 और 2 मिल जाए। ऑप्शन से कर लेते हैं इस सवाल को, बाई ऑप्शन कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। बाई ऑप्शन, ठीक है ना भाई, बाई ऑप्शन इसको जो हम करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा करने में। ठीक है ना भाई, तो देखो 3 घटाऊंगा तो 7 बचेगा और यहाँ पर 4 बचेगा, 7/4, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। फिर आगे चलो, 4 घटाओ पहले तो 6 बचेगा, 10 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 6, और इसमें से घटाएंगे 3, यानी कि ये बनेगा 6/3। 6/3 तो है ही नहीं, लाना कितना है हमें, 5/2, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। 5 से करके देख लेते हैं, देखो 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ पर भी 5 है, और 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है ना भाई, तो ये हमारे कुछ सवाल थे जो मैंने आपके सामने रखे, बाकी मजा आया वो सवालों को करने में, बहुत बढ़िया सवाल थे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।